अरे ओ निकम्मी नालायक नकारी, उठ जा, घर के काम भी कर ले या फिर भैंस की तरह सोती रहेगी। जी माँ जी, उठ गई, माफ कीजिएगा, 6 बजे का अलार्म बजा ही नहीं। अरे माँ जी, अभी तो 5 बजे हैं, इतनी जल्दी क्यों उठाया आपने? क्योंकि तेरी नंद आने वाली है। कल रात को बोला था ना मैंने तुझे, शादी के बाद पहली बार रुकने आ रही है महीने भर के लिए, कोई तकलीफ ना हो मेरी बेटी को, इसीलिए उसका कमरा तैयार कर दे और उसके लिए 7-8 तरीके की खाने की चीज बना दे, 3 मीठी चीज, 3 चाइनीज, बाकी का खाना। माँ जी, इतनी गर्मी में वो ये सब नहीं खा पाएंगी, थोड़ा कम बना देती हूँ ना। और अगर मैं 8 बजे भी जगती तब भी उनके लिए सारी तैयारी कर देती। आपने बहुत जल्दी जगा दिया, मैं रात को वैसे भी 1 बजे सोई थी तैयारी करके। चुप कर, मेरे से जुबान मत चला और जाकर तैयारी कर। भले ही मेरी बेटी दोपहर के 1-2 बजे तक आने वाली है, लेकिन मुझे सब कुछ बढ़िया चाहिए उसके लिए, और उसके कमरे में पसंदीदा सूरजमुखी के फूल लगा देना। जी माँ जी, करती हूँ। अनीशा तैयार होने चली जाती है और सुरेखा फोन चलाती है। इस चुड़ैल को जगाने के चक्कर में अच्छी खासी मेरी नींद टूट गई, थोड़ी देर सो जाती हूँ। ऐसा कहकर सुरेखा सोने के लिए चली जाती है। वहीं बेचारी अनीशा पूरे घर में झाड़ू पोछा करके कोने कोने की सफाई कर देती है और फिर खाने की तैयारी करती है। एक तरफ खीर बनती है तो दूसरी तरफ रसमलाई के लिए दूध फाड़ती है, फिर रसमलाई तैयार करती है। उसके बाद मटर पनीर, दाल मखनी, नान और चीनी खाना भी तैयार करती है। तो करते करते बेचारी पसीने में भीग चुकी थी। बाप रे, खाना बनाते बनाते पूरा शरीर दर्द करने लग गया और पसीने से अलग परेशान हूँ, और गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। वैसे भी माँ जी सो रही हैं, रसमलाई फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दी है, पास्ता पूरी बाद में बना लूंगी। अनीशा घड़ी में 9 बजे देखकर अपने कमरे में आकर बैठती है कि अमरीश आवाज लगाता है, अरे बहू, चाय दे दो। हे भगवान, मैं तो चाय बनाना ही भूल गई। लाई पापा जी, बस 5 मिनट। अनीशा वापस रसोई में जाकर चाय बनाने रखती है और चाय बनाकर ससुर को चाय देने जाती है। क्या हुआ बहू, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऐसे ही, बस थोड़ी सी थकावट है पापा जी। वैसे दीदी कब तक आने वाली हैं? उसका फोन आया था, 2-3 बजे तक आएगी। ठीक है पापा जी। तब अनीशा खाना बनाकर थोड़ा आराम करने जाती है। इतने में सुरेखा फिर उसे काम में लगा देती है। बेचारी काम करती रहती है और फिर गाड़ी का हॉर्न बजता है। सुरेखा खुशी से उछल पड़ती है। मेरी लाडो रानी आ गई, अरे मेरी सुरभि आ गई। शांतनु, विक्की, अरे जाओ अपनी बहन का बैग उठाओ। दरवाजा खुलता है। नंद सुरभि बड़े बड़े शॉपिंग पैकेट और चश्मा लगाकर एंट्री मारती है। सास दौड़कर उसके हाथ से बैग लेती है। अरे बेटा, इतनी गर्मी में तू क्यों सामान उठा रही है? रुक, उस नास पीटी को बुलाती हूँ। अरे ओ अनीशा, कहाँ मर गई? जल्दी आ, सुरभि का सामान उठाकर अंदर रख। आवाज सुनकर अनीशा जलती कढ़ाई छोड़ थोड़े आटे के गंदे हाथ लिए सामान उठाने पहुंचती है। भाभी जरा ध्यान से रखना, इसमें मेरे महंगे मेकअप हैं, तुम्हारी रसोई वाले हाथों से खराब मत कर देना। नहीं नहीं सुरभि, मैं आराम से रखूंगी। अनीशा सामान उठाकर अंदर लाती है। तब दोनों भाई निकल कर आते हैं। अरे मैं आ तो रहा था, तुम्हें इतना सारा सामान अकेले लाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी खाना बनाकर परेशान हो चुकी हो। कोई बात नहीं जी। सॉरी भाभी, मैं अभी अभी नहा कर निकला हूँ, सुबह से नहाया नहीं था। कोई नहीं विक्की भैया। तभी सास बेटी को ठंडी लस्सी देती है। मेरी बेटी तो गर्मी में बिल्कुल सूख गई, चल इसे पी ले, अब तू मेरे पास है ना, देख तुझे कितना खिलाती पिलाती हूँ। लगता है ससुराल में तेरा कोई ख्याल नहीं रखता। हाँ माँ, वहाँ ससुराल में इतना काम करना पड़ता है, हालत तो पतली हो ही जाएगी मेरी। ना ना मेरी बच्ची, अब तुझे यहाँ खूब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अरे ओ बेबस निरूपा राय, खड़ी क्या है? मेरी सुरभि के लिए खाना पीना लेकर आ, जो उसके लिए बनाया है। जी माँ जी। माँ, वो तो लस्सी पी रही है, थोड़ा सा आराम अनीशा को भी दो, वो सुबह से काम करके थक चुकी है। तू बड़ा पक्ष ले रहा है, औरतों के मामले में मत घुस। बहुएं काम के लिए ही होती हैं, बेटियां मेहमान होती हैं, उसकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना। और अभी उस मैडम ने ऐसा क्या कर दिया जो थक गई? ये सुनकर अनीशा का चेहरा उतर जाता है और रसोई से सारा खाना पीना लाकर नंद के सामने रख देती है और वो उसे मजे से खाती है। बार बार अनीशा को परेशान करती है। बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर भी सुरेखा उसके दिल को समझती नहीं है और फिर यहीं से ही अनीशा का दर्द शुरू होता है। थोड़ी देर बाद सुरभि को गर्मी लगती है। ओहो मॉम, आपने कूलर क्यों नहीं लगवा रखा? यहाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर से ये हैवी साड़ी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तेरे कमरे में मैंने कंफर्टेबल कपड़े रखे हैं, चाहे तो वो पहन ले आज, जब तक मैं यहाँ पर कूलर लगवा देती हूँ। ए अनीशा, यहाँ कूलर लेके आ। जी माँ जी, अभी लाई। अनीशा कूलर लाकर सोफे के पास रख देती है और बेटी रिपर जीन्स और शॉर्ट टॉप पहनकर आ जाती है। ये देखकर सुरेखा उसे कुछ भी नहीं कहती और कूलर की हवा से अनीशा का पल्लू खिसक जाता है। तब सुरेखा अपनी रूढ़िवादी सोच दिखाते हुए,
अरे ओ बेशर्म, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तेरे सर से पल्लू है? गया है तो वापस सर पर पल्लू रख लूं। हमारे घर की बहुएं ऐसे नहीं करती, समझी? वो माँ जी कूलर की हवा से हट गया। कोई बात नहीं, वैसे भी पापा जी थोड़े हैं, यहाँ पर आपके सामने तो ऐसे रह सकती हूँ, इतनी गर्मी भी तो है। नहीं नहीं, मेरे सामने फालतू के बहाने करने की कोई जरूरत नहीं है। और चाहे गर्मी लगे या ज्वालामुखी फटे, तेरे सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। ये क्या बात हुई भला? सुबह से पागलों की तरह काम कर रही हूँ, गर्मी में मैं भी परेशान हूँ। बेटी आई है, बेटी को तो कटे फटे जीन्स टॉप पहना दिए और बहू को पल्लू हटाने की भी इजाजत नहीं। क्या होगा माँ जी के इस डबल स्टैंडर्ड का। खुद तो नंद जी एसी की गाड़ी में बैठकर आई हैं। तब अनीशा सिर पर पल्लू रख लेती है। तब जबरदस्ती शांतनु अपने साथ बिठाकर उसे खाना खिलाता है। रात को शांतनु सबके लिए आइसक्रीम लाता है। चलो सब लोग आइसक्रीम खाएंगे। माँ पापा आपके लिए मैंगो आइसक्रीम, और निशा तेरे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और अनीशा तुम्हारे लिए चॉकलेट आइसक्रीम, और विक्की तेरे लिए ये बटर स्कॉच। थैंक यू जी, मेरा आइसक्रीम खाने का ही दिल कर रहा था। ये क्या भैया, मेरे लिए इतना सिंपल फ्लेवर मुझे नहीं खानी, मुझे ये चॉकलेट चिप्स वाली आइसक्रीम खानी है। लेकिन तू तो स्ट्रॉबेरी वाली खाती है ना, तो वही खा ले। चॉकलेट वाली तो तेरी भाभी के लिए लाया हूँ, एक ही है। अरे तो क्या हो गया, ये मर्जानी मेरी बेटी को चॉकलेट आइसक्रीम नहीं दे सकती? अगर उसका चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मन है, चल अनीशा इसको दे और तू दूसरी खा ले। ये नहीं दिखाई दे रहा तुझे कि मेरी बेटी शादी के बाद आई है तो उसे उसकी पसंद का मिल जाए? इसका क्या है, ये तो खाती पीती रहती है। हाँ, बड़ा खाती पीती रहती है, हर वक्त तो बेचारी के पीछे पड़ी रहती है। पता नहीं क्या भेदभाव कर रही है अपनी बहू और बेटियों में। सुनाई नहीं दिया क्या भाभी? अब दे दो जल्दी से चॉकलेट आइसक्रीम, पिघल रही है। तब अनीशा को अपनी फेवरेट आइसक्रीम भी देनी पड़ती है। सुरेखा बेटी के आते ही उसके प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि मिनट मिनट में वो अपनी बहू को कितना परेशान करती है ये तक एहसास नहीं होता। एक दिन दोपहर में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी। खाना बनाकर अनीशा थक कर हॉल में आकर कूलर चलाती है। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है जब कूलर की ठंडी ठंडी हवा चेहरे पर आ रही है। गर्मी में सर से पांव तक भीग चुकी हूँ। तभी सुरेखा उसे देखकर झट से कूलर का बटन बंद कर देती है। क्या और ये बिजली का बिल तेरा बाप देगा क्या, जो बिजली फूक रही है? माँ जी बस 5 मिनट के लिए चलाया था। अरे चलाने दो सुरेखा, क्या हो गया? वैसे भी अभी अभी तो आई है, 2 मिनट भी नहीं हुए हैं वो। अरे तुम चुप रहो, गर्मी में कितना बिल आ रहा है तुम्हें क्या पता? तब अनीशा कूलर बंद करके अपनी गर्मी वाले कमरे में चली जाती है। तभी 2 मिनट बाद बेटी आकर कूलर, टीवी, पंखा तीनों चलाकर सोफे पर फैलकर लेट जाती है। आवाज सुनते ही अनीशा ऊपर से देखती है। ये देखो माँ जी का दोगलापन। मुझे तो 2 मिनट में ही कूलर चलाने का ताना दे रही थी, खुद की बेटी पंखा टीवी भी चलाती है, तब बिजली का बिल नहीं आएगा। बस बहू के साथ ससुराल में सास पराया व्यवहार कर सकती है। सुरेखा, अब बिजली का बिल नहीं आएगा? बहू ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी कि तुम बहू बेटी में सगा पराया करती हो। हाँ तो मेरी बच्ची का घर है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन बहू तो पराई होती है ना। अनीशा को बुरा लगता है। ऐसी सुरेखा अपनी बेटी को हमेशा प्यार करती है और बहू को पराया समझकर उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। थोड़े दिन में सुरेखा अमरीश विक्की के लिए भी एक अच्छी लड़की को ढूंढ लेते हैं। तब विक्की की शादी मोनिका नाम की लड़की से हो जाती है। बहू गृह प्रवेश के लिए चौखट पर आती है। मोनिका बहू, तुम्हारी आरती के बाद सीधे पैर से कलश गिराकर आलते की थाली में पांव रखना। जी माँ जी। माँ मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। तभी एकदम से सुरभि का बीपी डाउन होता है और वो अपनी बहू की आरती करते करते रह जाती है। हाय मेरी बच्ची को क्या हो रहा है? बाप रे बेटा, तू कमरे में चल, शादी की भाग दौड़ में तेरी तबीयत ऐसी हो गई होगी। अरे ओ मरजानी, जा मेरी बेटी के लिए नींबू पानी का घोल लेकर आ और कुछ खाने को भी दे। जी जी माँ जी। सुरेखा अपने बेटे को कमरे में ले जाती है बिना नई बहू का गृह प्रवेश किए, और अनीता को भी फौरन अंदर जाकर नींबू पानी बनाकर देना पड़ता है। यहाँ सब रिश्तेदार बहू को देखकर बातें बनाने लगते हैं। मोनिका को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। बताओ बताओ, नई बहू गृह प्रवेश के लिए खड़ी है और ये बेटी के मोह माए में अंदर चली गई है। एक बार भी बहू के बारे में नहीं सोचा। हाँ अरे 2 मिनट का इंतजार नहीं कर सकती थी? बस हल्का चक्कर ही तो आ रहा था, भूकंप थोड़ी आया था। देखो ना बहू कैसे खड़ी है, बड़ी बहू को भी ले गई। हाँ वरना वहीं गृह प्रवेश करवा देती। ये सब क्या है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं ऐसे खड़ी हूँ। विक्की जी आप ही बुला लीजिए, देखिए ना कितना अजीब लग रहा है। हाँ मैं बोलता हूँ, भैया माँ को बुला दीजिए। हाँ बुलाता हूँ। ये सुरेखा भी ना शर्मिंदा महसूस करवाती है। तब शांतनु सुरेखा को बुलाने जाता है तो वो बाहर आने से साफ इनकार कर देती है और अनीशा को भेज देती है। तब अनीशा उसकी आरती करके चावल गिरवा कर गृह प्रवेश करवाती है। आइए देवरानी जी, वो सुरभि की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आ नहीं पाई माँ जी। कोई बात नहीं जेठानी जी, आओ अब हल्दी का छाप लगा दो। तब गृह प्रवेश की सारी रस्म जेठानी देवरानी की करवाती है।
बताओ, गृह प्रवेश की सारी रस्म हो गई, लेकिन मजाल है सुरेखा एक बार भी आई हो। इतना भी कुछ नहीं हुआ था सुरभि को, जो जब से अंदर बैठी और बाहर झांकने भी नहीं आए हैं। वही तो, यहाँ तो अभी से ही साफ दिखाई दे रहा है कि बेटी को खूब प्यार दिया जा रहा है और नई बहू से पराया व्यवहार किया जा रहा है। ना जाने आगे क्या होगा। हमें क्या, अब हम चलते हैं। क्यों बहनों? अच्छा, नमस्ते भाई साहब, और तुम दोनों बहू अपना ख्याल रखना। एक एक करके सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। अमरीश दोनों बहू को आराम करने भेज देता है और सुरेखा बेटी का ख्याल रखती है। अगले दिन दोनों बहू जल्दी उठ जाती हैं। तब मोनिका पहली रसोई में पूजा करके पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है, जिसे खाकर सब लोग। वाह बहू, ये कढ़ी पकौड़े तो मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छा बना है बहू। हाँ भाभी जी, सच में बहुत अच्छा बनाया। शुक्रिया भाई साहब। सुरभि दीदी, आप भी लीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी। वाह मोनिका बहू, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, सबका दिल जीत लिया। अब तेरा शगुन तो बनता है। हाँ बिल्कुल, आखिर बहू ने इतने अच्छी मीठी मालपुआ भी बनाकर खिलाए हैं। भैया मेरा तो दिल आ गया है और खाऊंगा। बस करो पापा, आपको ज्यादा मीठा खाना मना है। अच्छा, ये भी ठीक है। तब सुरेखा मोनिका को सुंदर से सोने के झुमके देती है। थैंक यू माँ जी, ये बहुत प्यारे हैं। माँ, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे भी एक ऐसे ही कानों के दे देती तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता। मेरी बच्ची को ये पसंद आ गया। ऐसा कर, तू ले ले ये। मोनिका बहू, जरा सुरभि बिटिया को दे दो। तुम तो इस घर की बहू हो, तुम्हें और भी शगुन मिलते रहेंगे। सुरेखा ऐसा नहीं करते, नई बहू को दे दिया है ना, सुरभि को बनवा देंगे। और अरे ऐसे कैसे? मेरी बेटी को जो पसंद आ जाए, जिस पर हाथ रख दे, वो उसी का होना चाहिए। बाकी बातें बात की होती हैं। क्यों बहू, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं माँ जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तो शगुन में बस आपका प्यार और आशीर्वाद मिल जाए, वही बहुत है। ये क्या, माँ जी को बेटी के आगे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? सुन लिया ना तुम सबने। ले सुरभि, संभाल के रख। थैंक यू माँ। तब सुरभि फटाफट अपने कमरे में जाकर उन कान के झुमकों को रख लेती है। सही है, मेरे आगे माँ को भाभी भी दिखाई नहीं देती। मेरी तो मौज है। अब दोपहर को कुछ अच्छा खाऊंगी, कह देती हूँ माँ से। वैसे मायके में होने के भी अपने अलग ही फायदे हैं। ये कहकर सुरभि अपने पति के पास आती है। अच्छा जी, जब तक मैं यहाँ हूँ आप अपने सारे काम खत्म कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे एक अच्छी ट्रिप पर जाना है। अरे ठीक है बेबी, मैं एक अच्छा ट्रिप प्लान करता हूँ, मगर 1-2 महीने तुम मजे करो अपनी दोनों भाभी के साथ, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ ठीक है जी। अच्छा माँ जी, पापा जी, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस आवर्स शुरू हो गए हैं। हाँ ठीक है बेटा। दामाद जी ऐसे ही आते रहना। फिर नितिन ऑफिस चला जाता है। दोनों बहू रसोई का काम करके पसीने से भीगी थी। दीदी, कितनी गर्मी लगती है रसोई में। आप कुछ कहती नहीं हो कि एग्जॉस्ट फैन लगा ले? ऐसा तो गर्मी में हमारा ही जूस निकल जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ यहाँ बहुत गर्मी लगती है, लेकिन क्या करूँ, माँ जी सुनेंगी ही नहीं। तभी सुरभि आकर, भाभी मुझे मैंगो आइसक्रीम शेक पीना है, जरा बना दो। और मोनिका भाभी आप मैक्रोनी बना दो, सुबह आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था। सुरभि, टाइम लगेगा, अभी बर्तन साफ कर रहे हैं। हाँ सुरभि, अभी खाना बचा हुआ है, भूख लगी है तो बताओ, दे देती हूँ। तुम्हें वो भी तो पसंद आया था ना? नहीं भाभी, मेरा वो खाने का मन नहीं है। सोचा था मायके में नई भाभी के हाथ का अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। इतने में सुरेखा आकर सुन लेती है और दोनों बहुओं पर चिल्लाती है। क्या बात हो गई? मेरी बेटी ने तुम दोनों से एक एक चीज मांगी है, उसे दिया नहीं जा रहा। नहीं बहू, तुमने भी आते ही रंग दिखा दिए। नहीं माँ जी, मैंने मना नहीं किया, बस पूछा था। छोड़ो, तुम दोनों से कहना ही बेकार है। मैं अपनी बेटी के लिए खुद ही उसके पसंद का बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, हम करते हैं ना, आप रहने दीजिए। तब दोनों बहू रसोई का काम बीच में छोड़कर सुरभि के लिए मैंगो आइसक्रीम, शेक और मैक्रोनी बनाती हैं, जिसे वो बड़े मजे से खाती है। वाह, डिलीशियस, मजा आ गया। थैंक्स भाभी। दोनों भाभी रसोई को खत्म करके बैठी थी। इतने में सुरभि अपना खाना खत्म कर लेती है, पर अपने कमरे से बैठे बैठे दोनों भाभी को आवाज लगाती हैं। क्या हुआ सुरभि? वो भाभी, मैंने ये खा लिया, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ये जूठे बर्तन ले जाओ यहाँ से। ये क्या बात हुई? जूठे बर्तन भी हम उठाएं क्या अब? ठीक है दीदी। अनीशा चुपचाप से जूठे बर्तन उठाकर मोनिका को बाहर ले आती है। तब मोनिका, दीदी ये सब क्या है? आपने कुछ बोला नहीं? मैं तो नई हूँ, छोटी हूँ, आप तो कह सकती हैं, बड़ी होने के नाते आपने कुछ क्यों नहीं कहा सुरभि को? मोनिका, हम इस घर की बहुएं हैं, हमारे साथ यही होगा। तुम भी इस बात को गांठ बांध लो। यहाँ बहुओं से ज्यादा बेटी को तवज्जो दिया जाता है, और ऐसा नहीं करते तो फिर माँ जी आकर 2-4 खरी खोटी सुनाती हैं। तो बात का बतंगड़ बनाने का क्या मतलब है? वैसे भी आधा डेमो तो तुमने अपने गृह प्रवेश के टाइम देख लिया था। क्यों, हुआ ना? हाँ दीदी, समझ गई। मोनिका को भी समझ आ गया था कि यहाँ बहुओं से ज्यादा बेटी को अपना समझा जाता है।
दोस्तों, क्या सुरेखा अपनी दोनों बहू के साथ बेटी के मुंह में सही बर्ताव कर रही थी? आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। दिन गुजरते हैं, सुरभि कमरे में बैठे बैठे हुक्म चलाती है। वो जो बोलती है सुरेखा के कहने पर तुरंत हो जाता है। भरी दोपहरी में दोनों बहू छत पर आम का अचार और पापड़ बनाकर आती हैं। गर्मी से चेहरा लाल और पसीने में भीगी थी। वहीं कूलर की हवा खाती हुई सुरभि के लिए सास अपने हाथ से आम तरबूज काट कर देती है। ले मेरी बच्ची, ठंडे ठंडे आम तरबूजे का मजा ले, बहुत गर्मी हो रही है ना। हाँ माँ, बहुत गर्मी हो रही थी, पंखे में तभी तो कूलर चलाया, पर अगर एसी होता तो मजे आ जाते। कोई बात नहीं, कभी वो भी लगा देंगे। तब दोनों बहू वहां बैठकर जैसे ही आम उठाती हैं। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? दिखाई नहीं देता मेरी बेटी के लिए है ये? उसे कितनी गर्मी लग रही है, तुम्हें खाना है कुछ और खाओ ना फिर। माँ जी, हम भी तो छत से ही आए हैं गर्मी में, हमें लगा आप सबके साथ बैठकर खा लें। हाँ माँ जी, वैसे भी दीदी के साथ बैठने का टाइम कहाँ मिलता है। अब क्या भाभी मेरे साथ बैठने के लिए मेरे प्लेट के आम खाओगी? नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो दीदी, अंदर चलो। सब दोनों बहू हाथ मुंह धोकर कमरे में आ जाती हैं। मेरी माँ भी तो बिल्कुल भी हमारी परेशानी नहीं समझती। हम गर्मी में कितना काम करते रहते हैं, पता है, छत से आए काम करके। अगर एक आम का टुकड़ा भी ले लेते तो कौन सी जमीन हिल जाती। उनकी बेटी की खातिरदारी करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अगर हमसे भी एक बार पूछ लेंगे कि बहू तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं, तो क्या ही हो जाएगा। मोनिका, सच बात तो ये है कि माँ जी हमें अपना समझती नहीं है। हम पराए हैं उनके लिए। अगर अपना मानती तो एक बार तो हमारी भी चिंता करती, लेकिन उन्हें सुरभि के आगे कुछ नहीं दिखता। अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं है, मैं 2 साल से सह रही हूँ, तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। लेकिन क्यों दीदी, हमें ऐसी आदत में पड़ना नहीं है, बल्कि माँ जी को एहसास कराना है कि हम भी उनके लिए कुछ हैं, हम भी प्यार डिजर्व करते हैं। अरे बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है बहुत देर से, जरा ढूंढ दो कहाँ चला गया, मुझे अखबार पढ़ना है। तब दोनों बहू अमरीश को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे क्या हुआ बहू, तुम दोनों इतना क्यों हंस रही हो? पापा जी, क्योंकि हमेशा की तरह चश्मा आपके सर के ऊपर है, खराब हर जगह ढूंढ रहे हैं, आप भी ना। क्यूट पापा जी, आपके लिए कुछ स्पेशल बना दूं? नहीं बहू, तुम दोनों वैसे ही गर्मी में बहुत काम करती हो, मेरी बेटी की वजह से अब मैं भी तुमसे काम करवाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। सुरेखा तो समझती नहीं है। वैसे बेटा, उस दिन तुमको शगुन नहीं दिया, उसके लिए माफ करना। अरे कोई बात नहीं पापा जी, मैं तो भूल भी गई इस बात को। ससुर का दोनों बहू से हालचाल लेना दोनों को बहू को बहुत पसंद आता है। ऐसी शाम को दोनों पत्नियां थककर अपने पतियों के साथ छत पर बैठती हैं। वैसे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, अच्छा हुआ तुम दोनों चाय पकौड़े बनाकर ऊपर ले आई, नीचे अच्छा भी नहीं लग रहा था। हाँ, वैसे भी हम मम्मी पापा के सामने कैसे बात करते हैं, और बहन भी तो अब शादीशुदा हो गई है ना। वही तो, नीचे टाइम ही नहीं मिलता है। इतने में सास आकर, ये क्या, मैं तुम दोनों को कब से नीचे ढूंढ रही हूँ और तुम चारों यहाँ गप्पे हाँक रहे हो। विक्की, शांतनु, तुम दोनों को भी चैन नहीं है जो अपनी लुगाइयों के साथ ऐसे छत पर बैठे हो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मौसम अच्छा था तो बस चाय पी रहे थे। हाँ माँ जी, अभी जा ही रहे थे 5 मिनट में। और तुम बहुओं को भी हर वक्त आगे पीछे रहने की जरूरत नहीं है, घर के काम देखा करो। जी माँ जी। दोनों बहू वहां से चली जाती हैं और रात का खाना बनाकर सबको खिला देती हैं। दोनों पत्नियां देर रात इतना काम करती हैं कि बेडरूम में दोनों पति सो जाते हैं। थोड़े दिन बाद दोनों भाई अपनी पत्नी को मूवी दिखाने का प्लान करते हैं। उसी वक्त जानबूझकर सुरभि, अरे शांतनु भैया, विक्की भैया, मुझे मॉल जाना है, 50% डिस्काउंट सेल चल रही है, मुझे लेकर चलो भैया। लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों इन दोनों को लेकर? मुझसे पूछा अनीशा, मोनिका, तुमने? घर पर कोई मेहमान आ गया तो कौन देखेगा? विक्की, शांतनु, अपनी बहन को मॉल ले जाओ, इसका जो दिल करे वो सब दिलाना, ठीक है? लेकिन माँ जी। अरे सुरेखा, उन दोनों को जाने देती ना, वो बेचारी हमेशा घर में काम करती रहती है, अपनी बेटी को तुम ले जाती है। मुझे क्या कार चलानी आती है? तू जा सुरभि अपने भाइयों के साथ। तब सुरभि अपने दोनों भाइयों के साथ मॉल जाकर शॉपिंग करती है। अरे बस कर सुरभि, कितनी शॉपिंग करेगी? सस्ता है तो क्या पूरा मॉल खरीदेगी? सच बात तो ये है भैया, शादी के बाद आप बदल गए हो। मैं आपकी वही बहन हूँ जिसे आप बहुत प्यार करते थे। मुझे थोड़ा सा सामान नहीं दिला सकते? भाभी के लिए लेना होगा ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे छोड़ विक्की। सुरभि अनगिनत शॉपिंग करती है और दोनों बहू घर पर परेशान होती हैं। हमारे नसीब में ऐसी ननद के रहते मोनिका कभी खुशियां नहीं आ सकती। दीदी, अब तो मैं भी सोच रही हूँ मैं अपनी मायके चली जाऊं, बस बहुत हुआ। जब तक नंद जी हैं, माँ जी जाने नहीं देंगी, तो भूल जाओ मोनिका।
तब सुरभि घर पर बहुत सारी शॉपिंग करके आती है। ऐसी सुरेखा अपनी बेटी के लिए काजू बादाम वाला दूध मिठाई बना बना कर खिलाती है और बहुओं से एक बार भी उनके मन का नहीं पूछती है। जरा सा घूंघट हट जाए तो उस पर भी सुनाती है, लेकिन बेटी को मायके में हर तरीके के कपड़े पहनने देती है। ऐसे ही 30 का दिन आता है। सारी पड़ोसन सुहागन सजी धजी पेड़ के पास बैठी होती हैं। वहीं सुरेखा भी बेटी को सुहागन का सम्मान देती है और दोनों बहू को कुछ भी नहीं देती। तब पड़ोसन चंपा, ये क्या सुरेखा, तेरी छोटी बहू का पहला तीज है, तूने उसको भी कोई सुहागन का सामान नहीं दिया? अरे इन्हें सुहागन का सामान देकर मैं क्या करूंगी, ये तो इनके मायके से आएगा ना। गलत बात है सुरेखा, तुझे तीज पर अपनी बहुओं को देना चाहिए सुहागन का सामान, ना कि बेटी को। वो तो दूसरे घर की है, लेकिन तेरी बहुएं तेरे घर की हैं। कुछ भी, दूसरे घर की बेटियां कभी अपनी नहीं हो सकती, वो हमेशा पराई होती है, लेकिन बेटी अपनी होती है। नहीं सुरेखा, गलत बोल रही है। बहुएं अपना घर छोड़ तेरे घर आई हैं जो सब संभालती हैं, तो तू उन्हें पराया कैसे बोल सकती है? अरे कल को यही तेरा सहारा बनेंगी, ना कि तेरी बेटी, क्योंकि वो तो अपने ससुराल वालों को देखेगी ना। और ये बात तुझे आज समझ नहीं आएगी, सच का आईना बहुत जल्द देखेगी तू। कुछ भी मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। ये तो माँ जी आपको वक्त ही बताएगा। तीज भी व्रत करके बीत जाता है। अगले दिन सबको पार्टी में जाना होता है, जिसके लिए सुरभि पार्लर आती है और खूब तैयार होती है, जबकि भाभियां डिसेंट मेकअप रखवाती हैं। ये क्या भाभी, आपने अपना कैसा मेकअप करवाया है? लग ही नहीं रहा है कि मेकअप हुआ है, लेकिन देखना आज पूरी पार्टी में मैं ही चमकूंगी। सुरभि, हमारा मेकअप हो गया है, तुम चलोगी? अभी मुझे और मेकअप करवाना है, आप जाओ मैं आ जाऊंगी। हाँ तुम जाओ। तब दोनों बहू शादी में पहुंच जाती हैं। जैसी माँ बेटी शादी में एंट्री करती है, तभी ऐसी झमाझम बारिश बरसती है कि दोनों का सारा मेकअप बारिश में बहता है। सुरभि का आईलैश लटक रही होती है, सुरेखा का सारा काजल बह जाता है। दोनों की शक्ल किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती है। सभी लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। सुरेखा को शर्म आती है। अरे सुरभि, ये तूने क्या करवा दिया? इसीलिए मैंने तुझे बोला था मेरा ऐसा मेकअप मत करवा, लेकिन तूने सुना नहीं। देख लिया नतीजा। अच्छा हुआ हम पहले ही आ गए थे। दीदी, आपकी एक आंख से ग्लैमर लटक रहा है। दीदी, अब मजा आ रहा है, हमारी नंद की सारी हेकड़ी निकल गई। हाँ, बड़ी आई थी हमसे ज्यादा सुंदर बनने वाली, अब तो पोपट ही हो गया इनका। शर्मिंदगी के कारण दोनों माँ बेटी घर चली जाती हैं। अगले दिन दोनों बहू ने ठंडा आमरस बनाया था, जिसे पीकर ससुर उनकी बहुत तारीफ करता है। काश ऐसा आमरस इस सुरभि को भी बनाना आता, लेकिन ये तो कुछ बनाती ही नहीं है। मेरी बेटी को यहाँ आकर काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो तुम्हारी बेटी ससुराल में भी कौन सा करती होगी? बस पूरा दिन कूलर में सोफे पर पड़ी रहती है, अपनी भाभियों से कुछ सीखती भी नहीं है। उसे जरूरत भी नहीं है। इसके ससुराल में मैंने इतना दहेज दिया है कि इसे ससुराल में काम ना करना पड़े। वहीं तुम्हारी दोनों बहुएं क्या लेकर आई हैं दहेज में? पूछो, अरे पूछो ना, पूछो कुछ लाई हो तुम? माँ जी, हमने तो अपना पूरा समर्पण दे दिया, यहाँ अब दहेज की क्या जरूरत? हाँ माँ जी, घर से भले ही दहेज कम आया हो, पर आया तो है ना। बहू तुम सफाई मत दो, यहाँ दहेज चाहिए भी नहीं किसी को। सुरेखा, वक्त रहते बहुओं की कदर कर लो, बेहतर होगा, क्योंकि ये पराई नहीं अपनी है। मेरी बेटी है मेरी अपनी, अब इन्हें सिर पर बिठाऊं? ऐसी ये है नहीं। ये सुनकर दोनों बहुओं की आंखें भीग जाती हैं। पतियों को भी साफ भेदभाव दिखाई देता है और दोनों बहू भी अपने मायके जाने के लिए जिद करती हैं। तब पति उनकी तरफ से सुरेखा से बोलते हैं। तब सुरेखा, नहीं, ऐसे कैसे ये दोनों एक साथ अपने मायके चली जाएंगी? यहाँ मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? अरे 2-3 दिन जाने के लिए ही तो कह रही है, जाने दो। कौन सा 3-4 महीने के लिए आई है तुम्हारी बेटी की तरह, और छोटी बहू का अभी तक पग फेरा भी नहीं हुआ है। हाँ, तो जब मेरी बेटी अपने ससुराल जाएगी उसके बाद जाएंगी ये दोनों भी। ये गलत है माँ। कुछ भी गलत नहीं है भैया, सब सही है, आप ज्यादा सोच रहे हैं। सुरेखा बिल्कुल भी नहीं सुनती। वहीं पर वो बिस्तर पर पूरा आराम देती है। ज्यादा काम करके अनीशा की तबीयत खराब हो जाती है। मोनिका अकेले रसोई में काम करती है, जो कि सुरेखा को पसंद नहीं आता, तो वो बुखार में भी खाना बनाती है। लेकिन बेटी को एक छींक आ जाए तब उसके लिए फटाफट काढ़ा बना दिया करती थी। फिर थोड़े दिन बाद सुरभि अपने पति के साथ थाईलैंड के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। उसी के थोड़ी देर बाद रेखा को मिनी हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद वो अस्पताल में एडमिट थी। सुरभि को याद कर रही थी। सुरभि, मेरी बच्ची। माँ जी दीदी को बुला रही हैं, मैं कॉल करती हूँ। हेलो हेलो दीदी, माँ जी की तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल में एडमिट है, आपको बुला रही हैं, जल्दी आ जाइए। हाँ दीदी, अभी तो एयरपोर्ट पर होंगी ना। हाँ, तो इसके लिए मैं अपनी थाईलैंड की ट्रिप तो नहीं खराब कर सकती ना। मेरा इतना महंगा पैकेज है, मैं जब घूम कर आ जाऊंगी तब माँ से मिलूंगी, तब तक आप ख्याल रख लो। ऐसा कहकर सुरभि कॉल काट देती है। सब सुरेखा का मुंह देखते हैं।
देख लिया, जिसका जुबान पर 24 घंटे नाम लेती रहती हो, मेरी लाडली बिटिया, मेरी बिटिया, उसने तुम्हारी इतनी नाजुक हालत को भी नहीं समझा और घूमने निकल गई। चाहती तो यहाँ आ सकती थी। कोई बात नहीं, मेरी इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, वो ट्रिप से आने के बाद मिलेगी, लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है। माँ आप। इतने में अनीशा शांतनु का हाथ पकड़कर शांत करवाती है। दिन रात दोनों बहुएं घर के आने के बाद सुरेखा का ख्याल रखती हैं, रात भर उसके पास बैठी रहती हैं, अपने हाथ से खिलाती पिलाती हैं, पैर दबाती हैं। तब भी सुरेखा का अपनी दोनों बहू के लिए दिल नहीं पिघलता है। सुरभि थाईलैंड में खूब मस्ती करती है, लेकिन एक बार भी अपनी माँ को कॉल नहीं करती। वहीं घर पर एक शादी का फंक्शन आता है तो 2 हफ्ते बाद सुरभि आ जाती है। सुरेखा ठीक हो जाती है, चारों खूब ज्यादा शॉपिंग करते हैं, गहने लेकर आते हैं। अब सुरेखा के कमरे में सारा सामान था, लेकिन रात में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से दोनों बहू सोते हुए अमरीश को कमरे से बाहर निकालने के लिए चली जाती हैं। वहीं सुरभि। हे भगवान, आग लग गई आग। कहीं इतनी लाखों रुपए के मेरे गहने और कपड़े ना जल जाए। मुझे इन बैग को बाहर ले जाना होगा। सुरभि मेरी बच्ची, तू जल मत जाना, बेटी बाहर निकल। फिर भी अपने पैसे गहने कपड़ों का बैग लेकर निकल जाती हैं और अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं बचाती। घर के सारे लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन दोनों बहू को सुरेखा दिखाई नहीं देती। सुरभि, तुम यहाँ हो तो माँ जी कहाँ है? वो तुम्हारे ही साथ थी ना, तुम उन्हें बाहर लेकर नहीं आई? नहीं, मैं तो ये गहने और कपड़े लेकर आई हूँ, ये बर्बाद हो जाते तो। छी दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमें माँ जी को बचाने जाना होगा। नहीं बहू, तुम अंदर मत जाओ, आग फैल चुकी है। आग की लपटें तेज हो गई थीं, दोनों बहू कंबल लेकर आग में कूद जाती हैं। वहीं सुरेखा धुएं से चक्कर खाकर बेहोश थी। मोनिका चेहरे पर पानी डालती है। माँ जी उठिए, बाहर चलिए, आग बढ़ रही है। मोनिका, अनीशा बहू। तभी लकड़ी का कबर्ड गिर जाता है। हे भगवान, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दोनों बहुएं सहारे से सुरेखा को बाहर निकाल कर लाती हैं। इतने में अनीशा को ऊपर से जलती लकड़ी दिखाई देती है और वो दोनों को धक्का मार देती है, जिससे खुद आग की चपेट में आ जाती है। इतने में शांतनु के बुलाए हुए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ जाती है। अनीशा को फौरन अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। छोटी बहू भी जख्मी थी। यहाँ सुरेखा को अपना पराया का फर्क समझ जाता है। हॉस्पिटल के 10 दिन बाद वो अनीशा डिस्चार्ज होकर घर आती है। तब सास उसका खूब ख्याल रखती है। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, चलो मेरे लिए जूस बना दो। भाभी आ तो गई घर पर अब। अभी नहीं। अरे चलो ना माँ। सुरभि की जिद पर सुरेखा उसे तेज थप्पड़ मारती है। दिखाई नहीं देता, तेरी वजह से मेरी बहू का आधा शरीर जल गया। आज इस जगह मैं होती अगर इन दोनों ने मुझे बचाया नहीं होता, क्योंकि तूने तो अपनी माँ को आग में झोंक दिया था। मुझे छोड़कर पैसे गहने लेकर बाहर आई है, क्योंकि तेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है, वो माँ नहीं जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा। मैं सुरभि सुरभि करती रहती हूँ, अपनी दोनों बहुओं को डांटती रहती हूँ, लेकिन रिश्तेदार पड़ोसी लोग सब सही कह रहे थे। मेरी दोनों अपनी बहू मेरी अपनी है और तू पराई दूसरे घर की। तभी तूने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। अरे किस चीज की कमी रखी थी मैंने तेरे लिए? अनीशा बहू, मोनिका बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। दिल तो हमारा भी दुखा है माँ जी, लेकिन जाने दीजिए। अब शायद आपको सच पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया। माँ माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं घमंड में अंधी हो गई थी और मैंने भाभी आप दोनों के साथ भी बहुत बुरा किया, क्योंकि ससुराल में मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैंने सोचा आप दोनों के साथ करूंगी तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। बहुत गलत किया सुरभि तूने। जिन लोगों ने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है उनके साथ कैसा बदला लेना। माफ कर दो भाभी, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी माँ, लालच में अंधी हो गई थी। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहती। जब तक बड़ी भाभी ठीक ना हो जाए मैं यहाँ की जिम्मेदारी संभालूंगी। इस तरह सुरभि और सुरेखा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और दोनों घर की दोनों बहू का जख्मी हालत में ख्याल रखती हैं। घर का काम संभालती हैं, जिस घर में बहू और बेटी में फर्क किया जाता है।